की है, मेंस का की है? अच्छा, टीचर भर्ती, हाँ वो उधर एक हाल है, वहां लगता था। हाँ तो ठीक ठीक, तिवारी सर से मेरी बात हो रही थी, करके बताना, मुझको भी जानेंगी हो। टीचर भर्ती में मेरी हिंदी क्लास रहती थी, तो मौसी बोली यहाँ जाके पढ़ो ऐसे करके। अच्छी होती पढ़ाई, ऐसे करके बताइए। ठीक, सही बताई है कि गलत, अब तुम जाके बताना, ठीक। हेडिंग डालो भाई, 16 महाजनपद के बाद। अब देखो, है ना, आपको मैं नोट्स भी बनवा रहा हूं, जैसा आप लोगों की मांग है। बुक भी दे दीजिए। स्टोरी तो, हाँ स्टोरी तो आपको मैं सुना ही दूंगा। बुक है आपके पास? हिंदी मीडियम की दे दीजिए। पहले हिंदी मीडियम वालों की सेवा होगी, फिर उसी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंग्लिश मीडियम में भी। अच्छा, अब नोट्स में देखो, आज से समझो 16 महाजनपद हम लिखे थे, आज से देखो नया काम शुरू हो रहा है। तो आप अपने बुक का मतलब कॉपी का एक पेज केवल इनके नाम को समर्पित कर देंगे। उस पेज में आप बिना कुछ टेंशन के क्या लिख लेंगे? मगध के राजवंश। कुछ राजवंशों के राजाओं के नाम भी बता रहा हूं, आप चाहें तो उसको धीरे धीरे एड ऑन करके सारे राजवंशों के राजाओं के नाम लिख सकते हैं। मगध का पहला वंश, पहले वंश का नाम है हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी, ठीक। अब इसके पहले राजा का नाम है बिंबिसार। बड़े आराम से लिखना है, आज जल्दी नहीं है। कल मेरा काम दूसरा था, कल मैं क्या करा रहा था आपको, याद करा रहा था, डांट चमका रहा था। आज मैं खुद अब पढ़ा रहा हूं आपको, तो फिर से स्लो हो गए। बिंबिसार, अजात शत्रु, ऐसा बार बार सुनो, उदयन, और ऐसी करते करते सबसे आखिरी में नाग दशक, बड़ा सन 10 नाग वाला नाग दशक। और नाग दशक को छोटा सा नाग मार दिया, तो छोटे से नाग को क्या कहेंगे? शिशु नाग। तो मगध का दूसरा वंश कौन सा वंश आ गया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के पहले राजा का नाम क्या है? शिशुनाग वंश के पहले राजा का नाम शिशुनाग। शिशुनाग वंश के दूसरे राजा का नाम कालाशोक, या कभी कभी इसका नाम काकवर्ण मिल जाएगा। अब चूंकि नाम तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चेंज किसी का होगा नहीं, इसलिए मैं कुछ भी अभी इंग्लिश की बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक। इसके बाद अंतिम राजा का नाम नंदीवर्धन। क्या नाम है अंतिम राजा का? नंदीवर्धन। इसके बाद फिर नंदीवर्धन की हत्या हो जाएगी महापद्मनंद के द्वारा, और उसका वंश आ जाएगा। कौन सा वंश आएगा? नंद वंश। नंद वंश के पहले राजा का नाम महापद्मनंद। क्या नाम है नंद वंश के पहले राजा का नाम? महापद्मनंद। और नंद वंश के अंतिम राजा का नाम क्या है? नंद वंश के अंतिम राजा का नाम घनानंद। घनानंद एक अत्याचारी राजा है, इसकी हत्या करके चाणक्य प्रेरित करेगा चंद्रगुप्त मौर्य को, चौथा वंश आया। ये सबसे महत्वपूर्ण वंश है। महाराज जी चाय ले आए, धन्यवाद। आप सारे वंश को लिख लो बच्चों, यहां तक को। कौन सा वंश आ गया चौथा? मौर्य वंश। और फिर जैसे ही खत्म होगा याद करना है, और रफ कॉपी में सारे नाम को बिना देखे लिखना है। फिर मैं स्टोरी शुरू करूंगा बताना, फिर नोट्स और बनवाऊंगा। नोट्स फेयर में बना सकते हैं। किसी का पहला दिन तो नहीं, सब थे कल की क्लास में? कभी बताऊंगा, आज ही की क्लास में सब होगा।
चीज आपको अब पता चलेगी, जहां आपको लगेगा वहां आप मुझको रोकते चलिए। अभी तो केवल नाम हो रहा है, आज से ही इतिहास शुरू हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वंशनी डायनेस्टी। अब बहुत प्यारा बेच बन रहा है, इसमें हम लोग एकदम इत्मीनान से और क्या कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और पूरा ट्रेंड कर डालेंगे आपको। तो आपके घर परिवार के जितने साथी यहां वहां भटक गए होंगे उनको आप यहां से जोड़ सकते हैं। मौर्य वंश के पहले शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के दूसरे शासक का नाम बिंदुसार, चंद्रगुप्त का ये बेटा है। मौर्य वंश के तीसरे शासक का नाम अशोक। मौर्य वंश के चौथे शासक का नाम कुणाल। ये किसी कंपनी का फोन है मालूम, मुझको साइलेंट करना पड़ेगा, फोन बार बार आ रहा है। आपकी D2H सेवा कल समाप्त हो रही है, बहुत अच्छी बात है, हो ही जाए। वैसे भी उसको देखा नहीं जाता हम लोगों से। अशोक के बाद कुणाल, और भी राजा हैं, धीरे धीरे आपको क्रम से याद हो जाएगा। फिलहाल इतने नाम के बाद वृहद्रथ। इसके अन्य शासकों के नाम आपको जानना जरूरी है, केवल नाम। मौर्य वंश के राजाओं को क्रम से जमाव करके ऐसा भी पूछ दिया जाता है। सुनो, IT वालों को बताना, बोर्ड को ले नहीं रहा है उनका कैमरा। फिलहाल मैं बोर्ड में क्या लिखा हूं मैं ही नहीं देख पा रहा हूं, देखो ना आके। अच्छा ये शायद ये इसको बंद कर दो, इस टीवी को बंद कर दो। ये क्लास ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, पूछो तुम लोगों से, नहीं है जहां तक, पूरी ऑफलाइन क्लास है ये, इसलिए शायद इसकी वैल्यू नहीं है। तो फिर इसको प्रेम से बंद कर देंगे। यदि रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होंगे तो कोई बड़ा मैटर नहीं है ये। पांचवें में कौन सा वंश है? सुंग वंश। सुंग वंश में राजा का नाम पुष्यमित्र सुंग। क्या नाम है राजा का नाम? पुष्यमित्र सुंग। उसके बेटे का नाम अग्निमित्र सुंग। इसी वंश के 9वें शासक का नाम भागवत या भागभद्र। और अंतिम शासक का नाम किसी को याद है कहां होगा? देखिएगा, अंतिम शासक का नाम देवभूति। आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अंतिम शासक का नाम देवभूति, जिसकी हत्या कर दी जाएगी वसुदेव कण्व के द्वारा। और कौन सा वंश आ जाएगा? कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव कण्व। चल रहा है? हाँ, अभी दिखने लगा। ऑनलाइन के बच्चे भी जुड़े नहीं थे। सुनो इधर, क्या कर रहे थे बच्चे लोग उधर? भूल गए थे ना? हाँ, इसलिए भूल गए थे। और सुनो इधर, तुम लोग भी समझो, इधर आओ, एकदम प्रेम से समझा रहे, नहीं डांटूंगा भाई, दिन भर डांटते नहीं रहते। क्लास मेरी शुरू हुई, किसी भी टीचर की शुरू हुई, ये जा रहा है कि नहीं ये चेक करना है। मैं अपना आया, पढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ये तो बढ़िया पढ़ने लगे। ऑनलाइन वालों तक क्लास अब गई है। पहले क्या दिख रहा था? केवल है ना, ब्लैंक दिख रहा था।
तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन के बच्चों तक क्लास जाए। ये मतलब एक अवेयरनेस में क्या देखना चाहिए, देखो माइक में आवाज आ रही कि नहीं, ऑनलाइन के बच्चों तक जा रहा है कि नहीं, है ना। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन का एक्सेस ले सकते हैं मेरे से बात करा के। किसी को कोई दिक्कत हो तो आपको अवेयर होके बताना है, एक बार क्लास में देख लिए, है ना, ये ऐड है कि नहीं, ठीक, आगे बढ़ जाओ। और 7वें नंबर पे बोर्ड में जगह नहीं बची है, इन राजाओं के बारे में मैं आपको बता दूंगा। 7वां वंश है सातवाहन वंश। ये हमारी क्लास अब शुरू हो रही है, ठीक। अब मैं 7वें वंश को दोहराता हूं, आपको ना तो बोर्ड देखना पड़े ना कॉपी, तब क्या होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया, याद हो गया, ऐसा रहेगा। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध वाज हर्यक डायनेस्टी, सेकंड शिशुनाग डायनेस्टी, थर्ड डायनेस्टी नंद डायनेस्टी, फोर्थ डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी। ये डायनेस्टी से हट करके एम्पायर में चेंज हो जाएगा, पूरा भारत इनके कंट्रोल में आएगा। मौर्यों के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी सुंग, देन कण्व, देन सातवाहन। ये जो नीचे में 3 हैं, सुंग, कण्व, सातवाहन, ये 3 ब्राह्मण वंश हैं। बहुत कम ब्राह्मणों ने शासन किया, सुंग, कण्व, सातवाहन ब्राह्मण, बाकी जाति किसी का वैसे पूछा नहीं जाता। अब समझिएगा, पहले 7 वंश के नाम हुए। अब मैं पहले कहानी सुनाना शुरू करता हूं फर्स्ट राउंड में, मतलब मैं अपनी क्लास को आज पूरी जमीनी लेवल की क्लास में बदल रहा हूं। पहले कहानी सुनाऊंगा, फिर बच्चों की तरह आपको आपकी बुक से अंडरलाइन कराऊंगा, फिर इंग्लिश से पढ़ा के उसमें कुछ चीजों को ऐड ऑन करूंगा, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। यानी इतनी शिद्दत से मेहनत लगती है, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। यानी यही पढ़ने का क्या है, पहला और आखिरी तरीका, उसके बिना चीजें आत्मसात नहीं होती। सारी कॉपी किताबें किनारे, है ना। अब आप मुझसे कहानी सुनने बैठ गए। पहले भारत में 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में। कहां से जानकारी मिलती है, मैडम ने प्रश्न किया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय पूरा 16 महाजनपदों की सूची देता है, जो मैंने आपको लिखाई थी। जैनियों का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और उनकी राजधानियों का नाम मिलता है, जो मैंने आपको लिखाया। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ भी उनका वर्णन करते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पूरी सूची एज इट इज 2 किताबों में मिली, पूछा भी गया है 16 महाजनपदों की सूची कहां कहां से मिली। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। What is the 16 महाजनपद? We can understand that were just like state of India in ancient age. जैसे अभी भारत में बड़े बड़े प्रदेश हैं, वैसे किसी समय 16 बड़े बड़े प्रदेश ही थे, जिन्हें उस समय की भाषा में क्या कहा जाता था, महाजनपद। उन 16 महाजनपदों में आपस में संघर्ष होते रहते थे। फिर धीरे धीरे ये स्थिति हुई कि उनमें से एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना, और उस महाजनपद का नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। आज का बिहार, प्राचीन काल का मगध। मगध ही क्यों आगे बढ़ा, तो इतिहासकारों ने इस पर गंभीरता से सोचा, है ना। अब आपके लिए मेंस का पहला क्वेश्चन लिखिए। आपने देखो, ये 7 एक पेज में रहेगा, नाम है। अगले पेज में आइए। प्रश्न, मगध के उत्कर्ष के कारणों को लिखिए। ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। राइट डाउन द काजेज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मगध। मगध के उत्कर्ष के कारणों को लिखिए। मगध अचानक सबसे हिट हो गया, 16 में एक सुपर हीरो बन गया। कौन था? मगध। मगध के उत्कर्ष के कारणों को लिखिए, अथवा मगध के उत्कर्ष में लोहे की भूमिका समझाएं। इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन इन एम्पावरमेंट ऑफ मगध। मगध के उत्कर्ष में लोहे की भूमिका, ये आपको समझना समझाना है।
या मगध के उत्कर्ष के कारणों को समझाना है। ये मुख्य परीक्षा का पहला प्रश्न बनता है यहाँ से। चाहे तो आप इसे यहाँ पर 60 वर्ड में लिख सकते हैं, यानी एक लाइन में आपको एक वाक्य बनाना है, 6 लाइन में 6 वाक्य, 6 वाक्यों में आपको समझा देना है। ये आपका ऐच्छिक काम है, हमारे तरफ से गिफ्ट है। एक और रफ कॉपी है ना, एक और चीज दिमाग में बैठा लेना, समझ लेना, बात आ गई। ऐच्छिक काम है गिफ्ट करके। तुम लोगों के ग्रुप में भक्ति आंदोलन का वीडियो पहुंचा कल का? हाँ, वो आपको दूसरा गिफ्ट है। यदि देखो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, आपको कैसे बच्चा बन के जीना है आपके ऊपर है। एक बच्चा ऐसे होता है जितना पढ़ाया गया उतने की नहीं पढ़ पाता, ज़्यादा हो रहा है सर, हिस्ट्री बोर लगती है सर, कॉलेज की भी तैयारी करनी है सर। आज मैं बहुत नाराज था, अभी शांत हो गया। ऊपर के बैच में वहाँ हम लोग फरवरी से पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को याद नहीं हो रहा है और उनके पास यही सब क्या रहते हैं, एक्सक्यूजेस। तो मुझको अपनी ज़िंदगी का उदाहरण देना पड़ा कि जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में गया, उस समय मैं टीचर था, अपने पैर पे खड़ा था। 1999 की बात है। व्याख्याता पंचायत फिजिक्स पढ़ाता था 11th-12th का, और भी सब्जेक्ट पढ़ाते रहता था, 10th का मैथ्स पढ़ाता था। इसके बावजूद मैं यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया। 1 महीने का अवैतनिक अवकाश भी लिया जब पेपर था उसके आसपास। पर जैसे ही मैं पेपर दिला के आया, मैं घर नहीं गया, सीधे उस स्कूल में वापस गया जहां मैं टीचर था। और जितना भी क्लास मेरे कारण से फिजिक्स का रुका था, उस पूरे क्लास को सिस्टमेटिक फिर पढ़ा के कंप्लीट कर दिया। उनकी फरवरी आने तक 2-2 बार पढ़ा के, लिखा के, याद करवा के, जैसे तुमको पढ़ा रहा हूँ। और उसी बेच से, उस अंदर के गांव से पहला डॉक्टर बना, एमबीबीएस, डॉक्टर धर्मेंद्र साहू, गोलू बोलते थे हम लोग। बिल्कुल एकदम लगाव था, 10वीं का बच्चा था, 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल मेरे से पढ़ा। उसको मैं अपने घर भी ले आता था तखतपुर, जब उसको कुछ जानना रहता था, अच्छे क्वेश्चन। कुछ बच्चे होते हैं, वो अभी भी बॉम्बे में डॉक्टर है, जब चाहे अभी मैं फ़ोन लगाऊं तो बात हो जाएगी, सिंपल बात है। यदि मैं अपने काम में बेईमानी करता, मुझको लगता गाँव के बच्चे हैं, ठीक से ना पढ़ाऊँ तो क्या होगा। जानते हो, शासकीय टीचर था, लेकिन मैं यूपीएससी का मेंस दिया, फिर आके स्कूल में पढ़ाया। इस कहानी का ये आशय नहीं है कि आप मेरे बारे में जाने कि सर यूपीएससी पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, नहीं। इस कहानी का सार तत्व ये है कि जब एक व्यक्ति लगातार पूरी ईमानदारी से स्कूल में पढ़ा के, अन्य काम करके यूपीएससी के इंटरव्यू तक जा सकता है, तो कैसे तुम्हारे को सामने देखने के बाद धोखा देते हुए बर्दाश्त करेगा कि मेरा कॉलेज का पेपर है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं बेटा, समय कम नहीं है। समय को हमें क्या करना नहीं आ रहा है, यूज करना नहीं आ रहा है। आपको प्राथमिकताएं नहीं पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या छोड़ना है। बाकी सारे काम आप किनारे कर सकते हैं, एकदम सारे काम। स्कूल की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, घर की पढ़ाई, जॉब करते हैं, जॉब करें, सब करें। अनावश्यक काम पूरे खत्म। सोने का समय तय रहे, जागने का समय तय रहे, रोज की बनी रहे प्रैक्टिस। लापरवाही और आनंद करने का समय ये नहीं होता। लगता है अभी यंग एज है, अभी तो एंजॉय करना है, नहीं। अभी अच्छे से काम करोगे, जीवन भर एंजॉय करोगे। अभी काम नहीं करोगे, जीवन भर नौकरी के लिए, पैसों के लिए दूसरों के पीछे घूमते रहोगे, अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाओगे। तो इस चीज को बार बार नहीं समझाया जाता। पढ़ाई क्या हो जाती है, हट जाती है, ट्रैक से हट जाते हैं, फिर हम मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। अभी आपको मुख्य रूप से क्या समझना है, यहाँ पर देखो अच्छे मन से, सामने बैठो बच्चे लोग, एकदम सामने आओ। मुख्य रूप से आपको क्या समझना है, इस पे भी नोट्स बनाना है। देखिएगा, 12 से 1 पढ़ेंगे, 1 घंटा कितना काफी होता है। मैं 12 बजे से बात करना बंद करूंगा आपसे, डिसाइड कर चुका हूं। 1 घंटे में ये सब हो जाएगा, तो आप केवल 1 घंटा दे के इसको याद कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, मेंस का एक प्रश्न दिया हूं, ट्राई कर सकते हैं उसका आंसर लिखने का, ये दूसरा होमवर्क हुआ। तीसरा, भक्ति आंदोलन पे वो पूरा दुनिया से हट के है, उसका हिस्ट्री कहीं से लेना देना नहीं है, हिस्ट्री की सिलेबस। लेकिन भाई भारत के संत कवियों का परिचय है, कबीरदास, शंकराचार्य, मीराबाई, रसखान, इनके बारे में आप बचपन से सुने हैं। लेकिन पीएससी में क्या पूछता है आपको नहीं पता है। अब आप उसके लिए इंतजार करेंगे कि बाद में पढ़ेंगे, तो जो गंभीर बच्चा होगा वो भक्ति आंदोलन का भी क्या बना सकता है, नोट्स बना सकता है, जैसा जैसा मैं वहां पर समझा रहा हूं। कितने लोगों ने उसे पूरा देखा, शायद ही कोई होगा इस क्लास में। वो क्लासरूम लेक्चर है,
बच्चों के कहने पे डाला गया है, क्योंकि संडे को क्या था, उनका छात्रावास अधीक्षक का पेपर था, और संडे को मैं खुद नोट्स बना करके भक्ति आंदोलन की मैराथन क्लास लिया था। एक बड़ा टॉपिक खत्म करना है, सारे बैच को बुलाया था। आप लोगों के बैच से भी कुछ लोग आए थे। कौन लोग थे? आप लोग थे ना। उनकी कॉपी पूरी हो गई है, और जो छूट गया था, नहीं आ पाए थे, वो आज कमिटेड होकर के उसको लिखें। कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, भक्ति आंदोलन आपने कितने अच्छे से लिखा, इसको कितने अच्छे से समझाया। देखो कितने प्यार से बात कर रहा हूं, और कल डांटूंगा तो फिर बेकार आदमी लगूंगा ना। कल कितना डांट रहा था। क्यों डांटा जाता है? जब आप प्यार से बातों को नहीं समझेंगे। अदरवाइज पार्टी भी देते हैं हम लोग, डोसा समोसा सब खिलाते हैं, पर उस खाने लायक किस में आओगे? कंडीशन में। तुम काम ना करोगे और समोसा चाहिए बोलोगे, समोसा नहीं मिलेगा, घूसा मिलेगा फिर। ठीक, इतना प्रेरणा काफी है। चलिए, तो अब फिर से वापस लौटिए। 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों आगे आया? कई कारण सुनते चलिएगा, उसको लिखाएंगे नहीं, वो आपका होमवर्क है। क्यों आया? मगध के आसपास लोहे की खोज हुई। आज भी बिहार का वो इलाका, जहाँ सामने बैठना, तो ऐसे ऐसे करते रहेगी, मुझको डिस्टर्ब लगेगा। ऐसा है, गर्मी है, सामने आजा, आजा आजा बेटा, फिर पिटाई दे दूंगा ज्यादा हम तेरे को। या तो कॉपी निकाल, तू गर्मी से आई है ना, अकबकाहट सा है, सामने बैठ जा, एसी के सामने बैठी, ठीक, और एकदम रिलैक्स बैठ, तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है। हाँ, तेरे को डांट भी नहीं रहा हूं, ठीक है, सुनते जाना। इसको बाद में लिखना, मैं खुद लिखाऊंगा दोबारा, अभी सुनना। ये मगध के राजवंश हैं। मगध में ही ऐसा क्यों हुआ? पहला, लोहा खोजा गया। आज भी मगध का वो क्षेत्र लोहे के लिए भारत में नंबर 1 है। टिस्को आप सुनते होंगे ना, टाटा कहाँ है? टाटा नागपुर ट्रेन का नाम सुनते होंगे। कहाँ पर लोहा है? एक तो छत्तीसगढ़ में है, और एक कहाँ है लोहा? झारखंड में है। बिहार का इलाका है, बिहार से अलग क्या हो गया? झारखंड। आज का झारखंड बिहार, उस समय का मगध, हाँ, जो भी झारखंड और बिहार है आज, वो पूरा क्या कहला रहा था? उस समय मगध कहला रहा था। और वहां से इंसान पहली बार लोहे को जाना 800 ईसा पूर्व, 800 बीसी में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने से क्या क्या आया? पहला, जो कृषि का कार्य था, वो कृषि का कार्य एकदम से एडवांस हो गया। क्यों होगा कृषि का कार्य एडवांस? क्योंकि लकड़ी के हल के बदले लोहे का हल, कुल्हाड़ी लोहे की, रापा कुदाल सब लोहे का, कृषि उपकरण लोहे के बनते हैं। आज की डेट में ट्रैक्टर से वो काम हो रहा है, लेकिन वो भी किससे बना है? लोहे से। कृषि में फायदा हो गया, कृषि में फायदा होगा तो उपज बढ़ेगा, उपज बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी, पैसा आएगा तो सेना रहेगी। सीधा सीधा लॉजिक है। दूसरा, लोहे से ही अस्त्र शस्त्र बने। जब तक गोला बारूद नहीं आया, तब तक सबसे प्रमुख साहू सामने बैठ जा या इधर बैठ जा, फिर तू गर्मी से आई है, इसके जैसे तू भी करेगी, गर्मी लग रही करके सामने बैठ। जो भी अस्त्र शस्त्र बनेगा वो किससे बनेगा? लोहे से। तीर धनुष में धनुष का जो नोक है वो किसका रहेगा? लोहे से। पहले लकड़ी से रहते रहा होगा, जब तक लोहा नहीं खोजा गया होगा। लकड़ी को इतना नुकीला बनाते रहे होंगे, या जो भी करते रहे होंगे। लोहे से तलवार बनेगी, ये तो समझ सकते हो। लोहे से भाला बनेगा, ये तो समझ सकते हो। और जो पहली बार तलवार लोहे का लेके निकलेगा, उसकी सेना तो क्या हो जाएगी? दूसरी सेना को कुछ ना समझेगी। तो लोहे से आपको एक एक लाइन लिखना है, स्टोरी बस। मगध के खोज में उन कारणों का वर्णन करें जो मगध को उत्कर्ष तक पहुंचाया। पहला, लोहे की खोज। लोहे की दूसरा पॉइंट, या वहीं पर कामा करके, लोहे की खोज से कृषि की उन्नति हुई, आर्थिक प्रगति हुई और सैनिक प्रगति हुई। ये लोहे का खोज हो गया। दूसरा आ जाएगा मगध के राजवंश। मगध में बड़े शक्तिशाली राजवंश आए, सारी चीजें उपलब्ध हैं। लीडर अच्छा नहीं है तो किस काम का? जो कुछ हिस्ट्री में बताया जा रहा है वो ना तो तिवारी सर ला रहे हैं निकाल के, ना पटेल सर, ना संविधान को दीक्षित सर लिखे हैं, वो खुद पढ़ा रहे हैं। सारी चीजें सब जगह लिखी हुई हैं, पर हम लोगों की क्या भूमिका है? हम उसको ढंग से आपके सामने रख रहे हैं। बाकी कोचिंग सेंटर्स को आप ही पसंद नहीं करेंगे, कारण सब कुछ अवेलेबल है, वो काम नहीं कर पाते ढंग से। यानी वही राज्य, वही देश
किसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ते दिखता है, कोई प्रधानमंत्री ठीक से काम करते नहीं दिखता है, कोई मुख्यमंत्री कुछ और काम में लग जाता है, कोई मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत करता है। यानी लीडरशिप, नेतृत्व, ये भी किसी भी देश को या किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है। केवल संसाधनों से प्रगति नहीं होती, संसाधनों का उपभोग करने वाला व्यक्ति भी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है वीर भोग्या वसुंधरा। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया तुम कायरों की तरह हो, ये पृथ्वी उसके लिए है जो इसका उपभोग करते हैं। इसी पृथ्वी में सोना है, इसी पृथ्वी में चांदी है। यही धरती क्या देती है? अनाज देती है। उपभोग करने वाला चाहिए। कोई डाउट? मैंने अपने स्कूल का स्लोगन आर्मी वाला रख दिया, वीर भोग्या वसुंधरा। पहले एक और ग्रुप काम करता था मेरे ही मित्रों का, वो आधा बीच में प्रोजेक्ट को छोड़कर चले गए। फिर उस पर मैंने काम कराना शुरू किया, दूर से रहकर उनको क्या करके समझा के फिर से काम आगे बढ़ने लगा। मेहनत करने से सफलता मिलती है। तो मगध के लोगों ने ज्यादा मेहनत की। क्यों? क्योंकि ये राजवंश बड़े पावरफुल हो गए, अच्छे अच्छे लीडर मिलते गए, तो 16 महाजनपद पीछे होते गए। पहला पॉइंट लोहे की खोज, दूसरा लोहे की खोज से आर्थिक प्रगति, पहले लोहे की खोज से कृषि की प्रगति, आर्थिक प्रगति और सैन्य प्रगति। अगला पॉइंट आ जाएगा मगध के राजवंश और शक्तिशाली सम्राट, जिनके बारे में हम सुनने वाले हैं। और एक आध पॉइंट मगध की भौगोलिक स्थिति। पहले मगध की राजधानी गिरिब्रज बनेगी, फिर राजगृह बनेगी, अंतिम में पाटलिपुत्र बनेगी। ये सारे शहर विशेष ज्योग्राफिकल सिचुएशन के शहर थे, जो पहाड़ियों से घिरे हुए थे, नदियों से घिरे हुए थे। यानी इनकी राजधानी जहां बनी थी मगध वालों की, वहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। दे वे सिक्योर्ड फ्रॉम द इन्वेजन्स। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से वे आक्रमणों से सुरक्षित थे। वे चाहते तो अपने इलाके से निकल के दूसरों के ऊपर हमला कर सकते थे, उनके ऊपर हमला करने के लिए पहुंचना टेढ़ी खीर थी। इन सब कारणों से मगध की स्थिति निरंतर मजबूत होती गई और मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। दिस इज फॉर मेंस। ये मेंस का एक प्रश्न बना यहां से। अब मगध के राजवंश, दिस इज फॉर प्री। पहला राजवंश है हर्यक वंश। नाम याद रखें, हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। एंड नेम ऑफ द एम्परर्स ऑफ हर्यक डायनेस्टी, द फर्स्ट एम्परर बिंबिसारा, बिंबिसार। द सन ऑफ बिंबिसार वाज अजातशत्रु। बेटा हो तो ऐसा ना हो। द सन ऑफ ऐसा हो नहीं बोल रहा हूं, ना हो बोल रहा हूं। बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटे का नाम उदयन। नाम है, बार बार बोलने से याद होगा। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ओके। और भी कई राजा हुए जो महत्वपूर्ण नहीं रह गए। क्वेश्चन सिर्फ लिखवा के छोड़ दे रहे हैं सर। हाँ बेटा, मेंस का क्वेश्चन है राजा, इसलिए मैं उसका क्या किया हूं, तेरे को आंसर लिखने का टेक्निक समझाया हूं। प्री के लिए सारी चीजों को मैं लिखवाऊंगा, मेंस का तुम चाहो तो आंसर लिखकर मुझको सेंड कर सकते हो, है ना। अभी फिर से वापस सुनो। बिंबिसार पहला राजा, बाकी राजा सेकंड, अजातशत्रु तीसरा, उदयन, फिर छोटे मोटे राजा, अंतिम राजा नागदशक। पहला और अंतिम को रटना मजबूरी है, पूछा जाता है। हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? बिंबिसार। अंतिम राजा कौन था? नागदशक। बीच का वही राजा का याद करना पड़ता है जो कुछ किया हो, बाकी नहीं किया तो नहीं रटना है। यहां पे 3 लोग बड़े काम किए हैं, तीनों की कहानी सुनना। बिंबिसार ने बड़ा काम क्या किया, इसने एक पॉलिसी बनाई, दिमाग में इसकी थीम थी। आगे वही बढ़ता है जो कुछ सोचता है, जो कुछ थीम लेकर चलता है, मुझे ये करना है, दिस इज माई प्रोजेक्ट, ये मेरा टारगेट है। तो इसके दिमाग में स्पष्ट टारगेट था, मैं मगध को एक बड़ा राज्य बनाऊंगा, एक शक्तिशाली राज्य बनाऊंगा। इसलिए उसने स्पष्ट रखा, मैं या तो मैत्री करूंगा, या विवाह करूंगा, या युद्ध करूंगा। विवाह, मैत्री, युद्ध। इसकी पॉलिसी का 3 पॉइंट, मैट्रिमोनियल पॉलिसी, अलायंस पॉलिसी। मैत्री यानी फ्रेंडशिप नहीं, अलायंस कहलाएगा अच्छे शब्दों में। मैट्रिमोनियल पॉलिसी यानी विवाह संबंध। लिखवाऊंगा एक एक चीज,
सुनते तो चलो। मैट्रिमोनियल पॉलिसी, चाहो तो लिख लो भाई, नाराज हो जाओगे, लिख लो। मैट्रिमोनियल पॉलिसी, विवाह संबंध, जिसकी मन हो मैं लिखवाऊंगा, वादा कर रहा हूं, अभी कहानी सुना रहा हूं, फिर भी आपका मन करता है लिखें तो लिखो। मैट्रिमोनियल पॉलिसी, विवाह संबंध, अलायंस पॉलिसी, मैत्री संबंध, और वार पॉलिसी, युद्ध संबंध। पहला, शक्तिशाली राजवंशों से शादी। एक से अधिक पत्नी रखने के पीछे कई कारण होते हैं। प्राचीन काल में समाज शास्त्र में एकदम सिस्टमेटिक बताया जाएगा क्यों प्राचीन काल में बहुपति प्रथा थी और क्यों बहुपत्नी प्रथा थी। ये जेंडर के भी ऊपर डिपेंड करता है। सोशियोलॉजी, जेंडर रेशियो इक्वल रहेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सी बातें हैं, अभी मत समझो, सोशियो है। फिलहाल एक कारण ये भी होता था कि यदि हम विवाह करते हैं राजवंशों में, तो राजवंशों में प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं। मैं जिस परिवार से शादी कर रहा हूं, जिस परिवार से कन्या लेकर आ रहा हूं, या जिस परिवार में अपनी कन्या, अपनी बहन, अपनी बेटी का शादी कर रहा हूं, वो मेरा संबंधी हो गया। वही संबंधी शब्द बिगड़ करके क्या बन गया? समधी हो गया। समधी तो सब जानते होगे ना, समधी समधन पे गाना भी सुनते होगे, आज हमारी दिल में अजब ये उलझन है, नहीं सुने हो? गा रहे हैं गाना, सामने समधन है। तो समधी और समधन लड़ते नहीं हैं, समधी और समधन बड़े प्यार से रहते हैं, उनके बाल बच्चे लड़ते रहते हैं। और यदि समधी समधन लड़ने लग गए तब तो फिर तलाक ही है। माँ बाप समझाते हैं, बच्चे लड़ते हैं, उनको पता है ये एज है लड़ने की। तो जिससे शादी हुई वो खानदान हमारा संबंधी। और यदि दो राजवंशों के बीच में विवाह संबंध हुआ तो दोनों राजवंश एक दूसरे के संबंधी, लड़ाई बंद। इसलिए एक राजा कई पत्नियां रख लेता था। बिंबिसार ने 3 पत्नियां रखी, लेकिन कहीं से भी घूमते फिरते नहीं, 3 राजवंशों की 3 कन्याएं। एक शादी की इसने मध्य देश की राजकुमारी छेमा से, वो जम्मू कश्मीर का इलाका, पंजाब जम्मू कश्मीर वाला इलाका। दूसरी शादी इसकी हुई है कौशल नरेश प्रसेनजीत के परिवार से। कौशल मतलब अयोध्या वाला इलाका, अपना कहाँ है? मगध में। एक शादी कश्मीर तरफ, उत्तर भारत तरफ से सुरक्षा, एक शादी वहीं की तरफ नेपाल बॉर्डर कौशल राजवंश से, और एक बड़े शक्तिशाली थे वैशाली के लिच्छवी। प्राचीन भारत के गणराज्यों में, गणराज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जो अपने राजा का चुनाव करती है, हेरिडेटरी नहीं होती। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये राजतंत्र। राजा रहेगा लेकिन राजा को जनता चुनेगी, ये गणतंत्र। अंतर क्लियर है? प्राचीन भारत में राजा हर जगह थे, लेकिन कुछ जगह पे राजा खानदानी चलता था, जैसे खानदानी राजा हैं, बाप का बेटा, बेटे का बेटा। कुछ जगह पे राजा जनता द्वारा चुना जाता था, उसे गणतंत्र कहा जाता था। भारत के गणतंत्रों में एक बेहद शक्तिशाली गणतंत्र था वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। तीसरी शादी वहां से कर ली। अब मैं पत्नियों के नाम नहीं बताया हूं, आपकी खुशी के लिए लिखा दूंगा, आपको इसी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, उसकी पत्नी का नाम क्या है, उसके भाई का नाम क्या है। 3 राजवंशों से शादी। अब इससे बार बार प्रश्न आएगा, वैवाहिक संबंध की नीति पहली बार इतिहास में किसने अपनाई? मैट्रिमोनियल पॉलिसी वाज adopted first or introduced first by Bimbisara. Who was Bimbisara? Bimbisara was the first emperor of Magad, as well as Bimbisara was the first emperor of Haryak dynasty. एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट? अब हाँ, अंतिम में ए आता है, RAM, राम। अब ए चला गया तो रामा बना दिए। इंग्लिश बुक कैसे लिखती है आपको दिखा दूंगा, एग्जैक्ट स्पेलिंग जो एनसीईआरटी फॉलो करती है। अगली बार, अभी थोड़ी देर बाद आप उसे बोर्ड में देखेंगे, ठीक? वो तो छोटा सा प्रश्न हो गया। यहां तक समझ में आया? बिंबिसार का पहला पॉलिसी विवाह। दूसरी पॉलिसी थी मैत्री। मैत्री के लिए खुद से आगे आना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है। अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने गोल्डन एज में चल रही, फिर से क्या, पहली बार इतने एक्सट्रीम पे जा रही। बहुत से प्रधानमंत्री होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ध्यान देते हैं,
उनमें से एक नाम हमेशा इतिहास में मोदी जी का लिखा जाएगा। फॉरेन पॉलिसी को, जैसे अभी उदाहरण दसों हैं, करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, आप संडे को नहीं आए थे, मैं करंट अफेयर में हर चीज बताता हूँ, आया करो जब मेरी क्लास रहे, तो भागने में कुछ नहीं मिलेगा। तो फॉरेन पॉलिसी में खुद को एक्टिव होना पड़ता है, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना पड़ता है। प्रोएक्टिव का मतलब जानते हो ना, जो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो, खुद आगे बढ़ के क्या करे, इनिशिएट करे चीजों में। जैसे दुनिया में दवा का संकट था कोरोना के समय, तो हमने खुद से लोगों को दवा भेजना शुरू किया, ये एक प्रोएक्टिव है, एक्टिविटी है। भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई मदद मांगे उससे पहले हम पहुंच जा रहे हैं वहां। बहुत जगहों पर हमने ऐसा किया है। ऐसा ही सदियों पहले कौन करता था, बिंबिसार। अवंती नरेश था प्रद्योत, बेहद पावरफुल, उसे चंड प्रद्योत कहा जाता था। चंड मतलब बदमाश। इतिहास में दो लोगों को चंड कहा गया है, एक अशोक को, एक प्रद्योत को। चंड अशोक, चंड प्रद्योत, यानी काफी बदमाश आदमी है। बंड चंड सुनते होंगे। प्रद्योत बहुत पावरफुल। बिंबिसार इतना मगध को अभी महान नहीं बना सका था कि वो प्रद्योत का सामना करता। अवंतिया ने, याद आ रहा है 16 महाजनपद में अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती, तो माहिष्मती साम्राज्य का पावरफुल राजा था प्रद्योत, वो बीमार पड़ गया, उसे पांडु रोग हो गया, पीलिया, जॉन्डिस। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेज दिया। जीवक वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ बिंबिसारा, और किसकी तकलीफ में उसने मदद की, प्रद्योत। तो तुम किसी की जिंदगी बचाओगे तो उससे तुम्हारी क्या हो जाएगी, मैत्री। तो ये मैत्री का एक उदाहरण दे रहा हूं। विवाह संबंध, मैत्री संबंध, और तीसरा फिर भाई लड़ाई झगड़ा, युद्ध। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ द पॉलिसी ऑफ बिंबिसारा। विवाह, मैत्री, युद्ध, मैट्रिमोनी, अलायंस एंड वार। इसे त्रियक नीति कहा गया है हिंदी में, इंग्लिश में भी देख लेंगे। क्लियर हुआ? और भी बातें जोड़ लेंगे। ये 3 बड़े कार्य, विलवन विहार बनवाया, गौतम बुद्ध को वो विहार दान में दिया, बहुत ज्यादा बौद्ध विहार बनने लगे मगध में, और मगध का नाम ही विहार पड़ गया। वही शब्द बिगड़ करके आज बिहार कहलाता है, बौद्ध धर्म से वो शब्द जुड़ा है। बिंबिसार बहुत लंबे समय तक शासन किया। बिंबिसार का नाम था श्रेणिक, श्रेणिक बिंबिसारा टाइटिल थी, श्रेणिक। इसके बेटे को चिंता होने लगी, बाबा पापा कब मरेंगे तो मैं राजा बनूंगा, और एक दिन खुद अपने बाप को मार दिया। इसके बेटे का नाम था अजातशत्रु, कुणिक अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और मगध का दूसरे नंबर का सम्राट बना। बिंबिसार की राजधानी गिरिब्रज में थी। अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगृह ले गया। गिरिब्रजा, देन आफ्टर राजगृह। The first capital of Magad dynasty was situated at Giribraj, then it was shifted at Rajgriha by अजातशत्रु। राजधानी गिरिब्रज में थी, फिर उसे अजातशत्रु राजगृह की ओर ले गया। अजातशत्रु के ही शासन काल में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। महापरिनिर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा, ये किसके समय की घटना है? अजातशत्रु के समय की है, 483 BC। इससे आप अजातशत्रु के शासन को रिलेट कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों में बकायदा लिखा गया है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। आज की डेट में रिसर्च के बाद पता चलता है उत्तर प्रदेश के कसिया जिले का देवरिया ग्राम कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, और वो मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। कुशीनारा कहाँ की राजधानी थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। और कुशीनगर में मौत हुई थी, निर्वाण मिला था गौतम बुद्ध को। ये किसके समय की घटना है? अजातशत्रु के समय की घटना है। और इसी समय बुद्धों की पहली सभा हुई, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, 483 BC लिखेंगे अभी हम। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया। मगध के उत्कर्ष की नीति को जारी रखा, बहुत ज्यादा सैनिक अभियान करने लगा। बिंबिसार भी लड़ता था, ये और ज्यादा लड़ने लगा। इसने 2 नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए।
एक अस्त्र शस्त्र का नाम था रथ मूसल। बाहुबली में देखे होंगे, वो भल्लाल देव ने बनाया था। कौन बनाया था? अजातशत्रु। और एक अस्त्र शस्त्र का नाम था महाशिला कंटक, पत्थर की बड़ी बड़ी शिला या लोहे की बड़ी बड़ी शिला और उसमें कांटे लगा देना। आपने पिक्चर में कभी न, जो कितने लोग देखे हो बाहुबली? ये लोग देखे भी नहीं है। तो नहीं देखी है? क्यों नहीं देखी है? देख ले। हाँ, मूवी नहीं देखती, मूवी देखना चाहिए, सेलेक्टेड मूवी देखना चाहिए। ये मेरे तरफ से सजेशन है, आपको अच्छा बुरा पता रहे। सेलेक्टेड देखेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। अब रथ मूसल और महाशिला कंटक किसके द्वारा बनाए गए नए हथियार हैं? अजातशत्रु। फिर से वन लाइनर फैक्ट, मगध का पहला राजवंश बिंबिसार नहीं भगवान, हर्यक वंश। मगध का फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध, हर्यक डायनेस्टी। फर्स्ट एम्परर बिंबिसार, बिंबिसार was killed by Ajatshatu. The second emperor of Magad as well as the second emperor of Haryak dynasty was Ajatshatu. The another name of Ajatshatu was Kunik. The capital of Ajatshatu Rajgiri, Rajgiri, Rajgiri. गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी अजातशत्रु के समय। पहली बौद्ध सभा अजातशत्रु के समय। रथ मूसल अजातशत्रु ने, महाशिला कंटक अजातशत्रु ने। एकदम क्लियर। और लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। बिंबिसार शादी कहां कहां से किया है? कोसल नरेश, प्रसेनजित, वहां से जुड़ी है कोसला। वैशाली में थे लिच्छवी, वहां से शादी करके लाया था छेलना या चेलना। तो कोसल नरेश सबसे पहले नाराज होगा, प्रसेनजित अपने भांचा से। कैसा भांचा है रे, जीजा जी को मार दिया अपने बाप को, उसका मामा नहीं लगेगा? भले उसका सगा मामा, खैर ज्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाता। कोसल नरेश प्रसेनजित नाराज होगा। किससे नाराज होगा? अजातशत्रु से, क्योंकि अपने बाप को मारा है। फिर कोसल और किसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी? मगध की, अजातशत्रु की। ऐसा बहुत सारा लड़ाई हुआ है, धीरे धीरे जानोगे। एक साथ सकल चीज बताने लगेंगे तो कुछ भी नहीं बैठेगा। बिंबिसार सबसे ज्यादा बार पूछेगा। अजातशत्रु पहला पितृहंता है इतिहास का। फेट्रीसाइड की घटना, फादर को मारने की घटना पहली बार इसने की। बाद में कई लोग अपने पिता को मार डालेंगे। तो इतिहास का पहला पितृहंता। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, है ना। अपने पिता सुनते होगे ना, बड़ा कहानी, दादा थे, पहले बाप, फिर बेटा, फिर बच्चा भी आ चुका रहता है। दादाजी को लोग उपेक्षा करते हैं, बहुत लोग अपने बाप की ही बुजुर्ग होने पर उपेक्षा करने लगते हैं। तो एक बड़ा सा कटोरा रख दिए थे, और उस कटोरे में क्या करते थे? वो दादाजी को क्या करते थे? खाना खिलाते थे। उसी कटोरे में चावल दाल सब्जी सब मिला दे दिए हैं, दादा को दे दो, जाओ रे, बिस्तर में पड़े हैं। ढंग से उनका सम्मान भी बंद हो गया। एक दिन कटोरा गुम गया, तो बाप खोजा, वो बड़ा सा कटोरा रखा था, कहाँ गया? तो रिसर्च किया, पता चला उसका बेटा छुपा दिया था कटोरे को। तो पूछा क्यों छुपा दिया था? बोले दादाजी को आप रोज खिलाते हो, मैं आपके लिए छुपाया हूं उसको। बोले मेरे लिए क्यों छुपाए हो? जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो उसी कटोरा में आपको भी खाना देना पड़ेगा, आप एक और कटोरा मंगा लो, उसको मैं आपके लिए रख दिया हूं। तो जो तुम कर रहे हो उसको तुम्हारे बच्चे भी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तुम बुजुर्गों की सेवा करोगे तो एक दिन तुम बुजुर्ग हो जाओगे, तो बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिंबिसार को मार दिया अजातशत्रु, और इसका बेटा उदयन इसको मार दिया, और पूरा का पूरा वंश हो गया पितृहंता वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। तीनों राजाओं के नाम बैठ गए दिमाग में, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अब उदयन पाटलिपुत्र, बुक को रख देना राजा भाई, मैं समझा रहा हूं। उदयन जो है, अभी बुक में अंडरलाइन करवाएंगे, उदयन जो है राजधानी पाटलिपुत्र में ले जाएगा। नया रिसर्च बिहार का ये कहता है कि पाटलिपुत्र शहर बनाना शुरू कर दिया था खुद अजातशत्रु, लेकिन राजधानी वहां कौन लेके गया है? उदयन। बातें क्लियर हो गई बच्चों? 3 राजधानी, गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। 3 राजा, बिंबिसार,
अजातशत्रु, उदयन। अंतिम राजा का नाम नागदशक। नागदशक को मार दिया शिशुनाग, छोटा सा नाग, और नया वंश आ गया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का पहला राजा शिशुनाग, दूसरा राजा कालाशोक, और या उसी को काकवर्ण कहा गया। अ पर्सन whose color is just like crow will be known as काकवर्ण। कौवे के जैसा काला रंग था इसका, ऐसा बोलते हैं, इसलिए काकवर्ण या कालाशोक कहा जाता था। इसके समय मगध में दूसरी बौद्ध सभा हुई है, सेकंड बौद्ध काउंसिल, और इस बीच में 100 साल बीत चुके हैं। पहली बौद्ध सभा का सन था 483 ईसा पूर्व, और दूसरी बौद्ध सभा हो रही है 383 ईसा पूर्व। अलग से बौद्ध सभा पढ़ेंगे हम लोग। 483 BC, देन आफ्टर 100 ईयर 383 BC। पहली बौद्ध सभा के समय अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध सभा के समय कालाशोक। कालाशोक की राजधानी थी वैशाली, इसीलिए दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में हुई है। अजातशत्रु की राजधानी थी राजगृह, इसलिए पहली बौद्ध सभा राजगृह में हुई है। RVPK, ऐसा मैं आपको कोडिंग कराऊंगा। R फॉर राजगृह, V फॉर वैशाली। कालाशोक के बाद कोई नंदीवर्धन करके राजा था, आखिरी राजा, उसको मार करके महापद्मनंद नंद वंश की नींव रखेगा। तीसरा वंश क्या आ गया? नंद वंश। महापद्मनंद एक शक्तिशाली राजा है, ये कलिंग विजय करेगा। भारतीय इतिहास में कलिंग विजय के लिए जो जाना गया वो अशोक है। अशोक ने कलिंग पर हमला किया, आगे हम पढ़ेंगे, अशोक का नाम भी लिखा है। और कलिंग पर हमले के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसने युद्ध की नीति को छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक से पहले कलिंग किसने जीता था? महापद्म नंद ने। और फिर नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, धन के लोभ के कारण, धन के लालच के कारण, धन का लोभी होने के कारण इसे जनता धननंद कहती थी। घनानंद धननंद, अरे तो धननंद है, दिन भर धन के पीछे भागता है। और इसके समय ही भारत में यूनानियों ने हमला किया, बड़े हमलावर का नाम था सिकंदर। भारत का जो सबसे सिस्टमेटिक इतिहास है, तिथिबद्ध इतिहास, वो यूनान के लेखकों के विवरण से कंपेयर करके बनाया गया है, क्योंकि सिकंदर के समय यूनान में इतिहास लेखन की परंपरा थी। तो क्या भारत में इतिहास नहीं लिखा जाता था? जी नहीं, हम लिखते थे, पर इतिहास जैसे नहीं लिखते थे। हम धर्म की किताबें लिखते थे और उसमें इतिहास का भी जिक्र होता था। इसलिए भारत के इतिहास को बनाना रहता है तो धर्म की किताबों को इतिहास की स्रोतों से मैच करके उसमें दिए गए इतिहास का विवरण फिल्टर करके हम भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आपके क्वेश्चन का छोटा एक उत्तर है। तो पहली बार भारत पर यूनान से सिकंदर आया, उसके पहले भी ईरान से हमला हो गया था, जो मैंने अभी नहीं बताया है। फिलहाल सिकंदर ने हमला किया। घनानंद जो है विलासी शासक था, अत्याचारी शासक था, अपनी प्रजा को परेशान करता था। ये एक पॉइंट हुआ। प्रजा को परेशान करने के साथ साथ दूसरा पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठाना, कोई भी राजा, बार बार मैं ही इतिहास बताऊंगा, कोई भी राजा यदि पावरफुल है और यदि विदेशी सेना वहां पर आई है तो सेना के आने का इंतजार नहीं करता, वो खुद फ्रंट पे पहुंच जाता है। पुराने जमाने की बातें हैं, फिर भी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि यदि कोई उनके राज्य के लिए हमला करने चलता है वो सूचना पा जाते थे। कई प्रकार के उनके पास उपाय थे, आपको जगह जगह उदाहरण मिलेगा। कई राजा रहेंगे, शत्रु हमला करने आया, वो आगे से जाकर के उसका मुकाबला करेंगे। जैसे हर्ष बढ़ेगा दक्षिण की ओर, पुलकेशिन द्वितीय जान जाएगा, नर्मदा नदी के पास जाके उससे लड़ेगा, अंदर नहीं आने देगा। कई राजा ऐसे रहेंगे जो बैठे रहेंगे, शत्रु आएगा तो देख लेंगे, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे लोग देश के लिए घातक होते हैं। घनानंद इसी श्रेणी का व्यक्ति था, उसे कोई परवाह नहीं थी, उसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था। आएगा सिकंदर, में देख लूंगा टाइप। और सिकंदर कई क्षेत्रों को जीतते जीतते आगे बढ़ा, जिसकी कहानी मैं कल आपको बताऊंगा।
लेकिन जब सिकंदर आगे बढ़ा, बाद में लौट भी गया वो। हाँ, घनानंद पे उसने हमला नहीं किया, पर प्रॉब्लम तो थी, और घनानंद लापरवाह तो था। तो क्या उसकी लापरवाही को उसको बताना जरूरी नहीं था? जरूरी था। उसकी सभा में पहुंचे आचार्य, चाणक्य के पिता चणक, चणक का पुत्र चाणक्य है। चणक ने घनानंद को पहले समझाया था, क्या हो रहा है तुम्हारे दरबार में। चणक पहुंचे तो वहां नृत्य संगीत चल रहा था। दरबार पढ़ने कोचिंग पढ़ने के लिए है, जैसे तुमको बता रहा हूं। यहां तुम गाना चलाओगे, डांस करोगे, बेहद डांट खाओगे। हर काम को हम लोग रोकते नजर आएंगे। बाहर जाके गाओ गाना, बाहर में भी, रोड में नहीं, पिक्चर हॉल में या कहीं कार्यक्रम हो रहा है तो। यहां पढ़ना है, वैसी दरबार में क्या होना चाहिए? दरबार में गंभीर चर्चा, राज्य के लिए वित्तीय प्रबंधन कैसे हो, कैसे हम प्रजा का कल्याण करें, कहीं किसी देश के हिस्से में समस्या तो नहीं है। यदि कोई समस्या है, कहीं बीमारी है, कहीं अकाल की स्थिति है, कहीं कोई आक्रमण हो रहा है, हमारे तक सूचना लाओ, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। नहीं होनी चाहिए। नए किले कहाँ बनाने चाहिए, आर्मी में कितने लोगों की और भर्ती करने की जरूरत है। फुर्सत नहीं रहती राजा को, 24 घंटा कम पड़ता है। जैसे आज का प्रधानमंत्री, उस समय का राजा, और राजा दरबार में बैठा है, मेरा इतना बड़ा राज्य है, बाप दादा बना के दे दिए हैं, मैं बैठा हूं, मेरे क्या चिंता है, मैं राजा हूं, चलो मनोरंजन करते हैं। तो वहीं डांस शो होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा? और जिसके दरबार में डांस शो बताऊंगा मैं, वो सब बर्बाद होंगे। तो घनानंद भी डांस शो वाला है, दरबार में उसके रास रंग चल रहा है। चणक ने समझाया जाकर, ये फेयर नहीं है, और कठोर शब्दों में समझाया, गलत कर रहे हो तुम। क्योंकि ब्राह्मण और शिक्षक प्राचीन काल में बहुत सम्मान पाए हैं, इसलिए नहीं कि वो क्या कहते हैं पूजा पाठ करा रहे थे, इसलिए कि वो सत्य को बोलने का हौसला रखते थे। आज भी मैं तुमको डांटते रहता हूं, ब्राह्मण हूं करके नहीं, टीचर हूं करके डांटता हूं। और जिस दिन मैं डांटना छोड़ दूंगा, उस दिन फिर मैं सही टीचर नहीं हूं, फिर तो मैं बिजनेसमैन हूं। आओ बेटा, बैठो बेटा, नोट्स बना देते हैं। हाँ, नहीं बनाए हो कोई बात नहीं, ये पुस्तक ले लो, यहाँ कोचिंग आ गए हो, पास हो जाओगे, नहीं होने वाले हो। तो चणक की भाषा कठोर थी। क्यों रहेगी कठोर? क्योंकि वो सच्चाई को बोल रहा है और घनानंद समझ नहीं रहा है। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है, अभी मैं इन लोगों को समझा रहा था, वो डांट को अपना हितकारी समझता है। सही तरीके से डांट दी जाएगी तो ना, फालतू कोई डांटेगा तो नहीं सुनना है। आपकी गलती पर कोई डांट रहा है तो उसको आदमी हितकारी समझता है, अपने में सुधार लाता है। और जो अहंकारी होता है वो डांट से एकदम क्रोधित हो जाता है। तो घनानंद के मन में तो सीधा सीधा भाव आएगा, ये मुझे आकर डांट रहा है, वो भी मेरे दरबार के बीच में। एक चुटैयाधारी आदमी आ गया, आग मेरे सीधा चिल्लाने लगा, सम्राट तुम गलत कर रहे हो। तो तुम होते कौन हो मुझे सही गलत बताने वाले? राजा तो मैं हूं। और घनानंद के द्वारा चणक की हत्या करा दी जाती है सही समझाने पर, और उसके सिर को ले जाके बरगद के पेड़ पे टांग दिया जाता है। देखो घनानंद को समझाने का परिणाम, या घनानंद का अपमान करने का परिणाम। अपमान नहीं था, उसे लगा यही मेरा क्या था, अपमान था। इन सब घटनाओं से घनानंद को हटाना जरूरी हो गया था। इसलिए चाणक्य ने फिर एक बालक को 7 साल तक ट्रेनिंग दी। ऐसा 2 दिन में धूल का फूल नहीं बनता। भारतीय इतिहास में कई लोगों को धूल का फूल लिखा जाएगा। धूल का फूल मतलब समझते हो ना? ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिस्थिति से उठे और अपना साम्राज्य कायम करे, ऐसी लोगों का ही तो इतिहास बनता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है धूल का फूल। तो ये एक बालक था चंद्रगुप्त, वंश का खानदान का भी नहीं पता। कोई कहता है शिकारियों की एक जाति थी मुरी, वहां से था। कोई कहता है मौर्य राजवंश थे, वहां से था। कोई कहता है कि घनानंद की दासी से इसका जन्म हुआ था, मुरा नाम की दासी से। तो मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर इतिहास में कंट्रोवर्सी है। इसलिए कहां से आए ये प्रश्न ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा। जहां विवाद है, कहां से आया ये मायने नहीं रखता कोई व्यक्ति, उसने क्या किया ये मायने रखता है। इसके पिताजी कौन थे, कि मां कौन थी, कि जाति क्या थी, किया क्या, इसको देखो। तो चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में खुद अध्यापन किया। चाणक्य कैसे वहां पहुंच गया? उसके पिता को मार दिया गया था, वो खुद अनाथ हो गया था। तो वो कहां जाकर के शरण लिया? उसी यूनिवर्सिटी में जहां उसके पिताजी पहले पढ़ाते थे।
चाणक्य का 3 नाम मिलेगा। ये बातें इतिहास की बहुत सी किताबों में है ही नहीं है जो मैं तुमको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, खोजोगे पा जाओगे, गलत नहीं बता रहा हूं। चाणक्य का 3 नाम मिलेगा। चणक का पुत्र होने के कारण चाणक्य, और जब वो चंद्रगुप्त को आगे बढ़ के राजगद्दी दिलाएगा और राजनीति का पूरा सिद्धांत लिखेगा, ऐसे नहीं चलता प्रशासन, जैसा पाए वैसा, बाप को मार रहा है बेटा, भले तुम शक्तिशाली हो गए हो लेकिन अकल नहीं है। अकल दिखाने के लिए उसने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। केवल रटवा देने से चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी। अब तुम अर्थशास्त्र की गंभीरता को महसूस कर रहे हो। राजनीति का सिद्धांत है वो, उसका सब्जेक्ट पूछा जाता है, बेसिक सब्जेक्ट उसकी है राजनीति। और जो राजनीति और कूटनीति जानता है, राजनीति का एक हिस्सा होता है फेयर पॉलिटिक्स और एक हिस्सा होता है डिप्लोमेसी। आपको कई जगह साम दाम दंड भेद का पालन करना पड़ता है। चाणक्य ही इस बात को दुनिया को सिखाएगा। तो जो कूटनीति का ज्ञाता है उसे कहा जाता है कौटिल्य। इसलिए चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। जो काम चाणक्य ने भारत में किया वो काम दूर बैठा यूनान में मैकियावली कर रहा था। उसकी पुस्तक का नाम था प्रिंस। इसलिए चाणक्य को भारत का मैकियावली कहते हैं। ऐसा कोई भी आदमी इतिहास में जो डिप्लोमेसी या कूटनीति में बहुत अच्छे से काम करेगा उसे क्या कहा जाता है? मैकियावली। मराठों का मैकियावली नाना फडणवीस, भारतीय मैकियावली आचार्य चाणक्य। इससे ज्यादा आज कहानी सुनाऊंगा तो आगे की बातें दिमाग से तुम्हारे भागने लगेगी। मुझको पता है तुम्हारे दिमाग अभी लर्निंग स्टेज में है। चलो बुक खोलो। उधर से कोई मैसेज भी आ रहा है, बाद में लिखाएंगे सर, अभी आप पढ़ाएं। हाँ सर। अब देखो अंडरलाइन करा रहा हूं बेटा, तुम लोगों के पास ये बुक है, उम्मीद कर रहा हूं अपने कोचिंग की बुक है ये मुस्कान पब्लिकेशन। इसको अब मैं जो पढ़ाया उसको अंडरलाइन करा रहा हूं। बाई चांस आप लोग ऑनलाइन वाले हैं, आपके पास ये बुक ना होगी हिंदी मीडियम में, तो एक और बुक महेश कुमार बरनवाल की आपके लिए मैं भेजा हूं, उस बुक को भी अभी पढ़ के सुनाऊंगा। आप दोनों को मिला करके नोट्स बनाएं, मेरे साथ साथ आप कुछ देर बाद लिखेंगे। ये ट्रेनिंग चल रही है नोट्स बनाने की। आइए आइए मतलब पेज नंबर इतना पर आइए, मेरे पास नहीं आना है। आइए बोला, 3 जने यहां आ गए। क्यों आ गए भाई? आप आइए बोले हैं, फिर जाइए बोलूंगा तो क्लास से चले गए। क्यों? आप जाइए बोले थे। ऐसे विद्वान लोग हमारे क्लास में हो सकते हैं। ठीक, पेज नंबर 69। प्रथम शासक देखो पहले क्या लिखा है, देखो पेज नंबर 69 पे हर्यक वंश लिखा है। प्रथम शासक, पहले हिंदी में बता रहा हूं फिर इंग्लिश में भी करूंगा, आप घबराएं मत। प्रथम शासक क्या नाम है? बिंबिसार। ये याद होना चाहिए। दो भाई इसमें अंडरलाइन कर दूं कि जरूरत नहीं है? किसकी बुक? हाँ अंडरलाइन कर देता हूं। प्रथम शासक बिंबिसार। सन है 545 से 493। सन के साथ अभी एकदम परेशान नहीं होना। नाम याद हुआ? राजधानी गिरिब्रज बिल्कुल याद होना चाहिए। उपनाम श्रेणी बिल्कुल याद होना चाहिए। पहली पत्नी कोसला देवी, आ की मात्रा जोड़ लो, कोसला देवी। कोसल की बेटी कोसला। रायपुर की बेटी रायपुरहीन। कोसल की बेटी कोसला, ये प्रसेनजीत की बहन है, बार बार बता रहा था। दूसरी बेटी चेलन्ना, इसी को मैं छेलना भी बोला हूं, छेलन्ना चेलन्ना नाम है। लिच्छवी राजकुमारी है ये, लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन। तीसरी बेटी छेमा, मद्र की राजकुमारी। ऐसी बार बार पढ़ोगे तो तीनों पत्नियों का नाम याद हो जाएगा। वैसे जितने लड़के हैं उन्हें अपनी पत्नी का नाम जरूर याद करना है शादी के बाद। अभी किसकी पत्नियों का नाम बता रहा हूं? बिंबिसार। तुमको एक ही पत्नी रखना है। ये सब विवाह अब कानूनन अपराध है, जेल चले जाओगे। बिंबिसार कर रहा है, ठीक। कोई ऐसा दिमाग में रख रहा होगा बिंबिसार 3 रखा था तो मैं 4-5 भी तो रख ही सकता हूं। आधुनिक युग है तो खतरे में रहोगे। बिंबिसार की पत्नी कोसला, कोसल देश से। दूसरी पत्नी चेलना, लिच्छवी प्रमुख यानी वैशाली से।
तीसरी पत्नी क्षेमा, मध्य प्रदेश यानी कश्मीर और पंजाब का इलाका। बेटे का नाम अजातशत्रु। इसके आयुर्वेद के आचार्य का नाम जीवक। इनके दोस्त का नाम गौतम बुद्ध। इसने कौन सा नगर बसाया? राजगृह। वहां राजधानी कौन ले जाएगा? इसका बेटा अजातशत्रु। बिंबिसार का धर्म था बौद्ध धर्म। पहले वो हिंदू था, फिर बौद्ध बन गया। इसने अपने साम्राज्य की नीति के लिए कौन सी नीति अपनाई? त्रियक नीति। क्या क्या पॉइंट थे? युद्ध, विवाह, मैत्री। वाह यार, सब कुछ बताया, नोट्स में भी मिल गया, और क्या चाहिए? यदि आप इस बुक को भी अंडरलाइन करके याद कर लें तो भी आपका काम हो गया। लिखने के लिए इसलिए कहा जाता है, अक्षर अच्छे बनने शुरू होंगे। मेंस लिखे बिना पास नहीं होता। जितने देर आप लिखोगे, मजबूरी में उतने देर बुक के साथ बैठोगे, आपकी स्टडी की हैबिट बढ़ेगी। यदि आप वास्तव में समझदार हैं, तिवारी सर के, पटेल सर के डांटने की जरूरत नहीं है। आप इसे 5 मिनट में ऐसा अंडरलाइन करें, फिर ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दें, अगले टॉपिक पर बढ़ जाएं और सब्जेक्ट पढ़ने लगें। आपके कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपके पढ़ने का तरीका। आगे बढ़िए। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षक थे, बार बार आ ही रहा है। युद्ध द्वारा अंग देश और चंपा को जीता। अब देखो, लड़ाई किया बताया था ना, तो अब ये लड़ाई वाला पॉइंट आया। अंग देश की राजधानी चंपा। अंग देश को किसने जीता? बिंबिसार। चंपा ने नहीं जीता, बिंबिसार ने जीता। राजधानी का नाम चंपा। वेलुवन नामक उद्यान गौतम बुद्ध को दान में दिया। बिल्कुल अंडरलाइन करना। गौतम बुद्ध सन्यासी थे, उनको विहार, एक बहुत बड़ा जगह दिया, बगीचा, बगीचे के बीच में घर बनाकर। जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उन्हें बौद्ध विहार कहते हैं। वेलुवन नामक उसका नाम था, वेलुवन, वेलुवन विहार कुछ होता होगा पाली भाषा में उसका मतलब। जहां पर वो पूजा करते हैं वो स्तूप है। हमारे द्वारा मंदिर, बौद्धों के द्वारा स्तूप। जहां पर सन्यासी रहते हैं हिंदू धर्म में कहते हैं उसको मठ, और जहां पर बौद्ध सन्यासी रहते हैं उसे बौद्ध धर्म में पाली भाषा में कहते हैं विहार। विहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह। वेलुवन नामक उद्यान गौतम बुद्ध को दान में दिया। अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए आयुर्वेद आचार्य जीवक को भेजा। सब तो पढ़े हैं अपन। अब आ गया अजातशत्रु। सन याद कर लो तो अच्छी बात। 493 से 461। न याद हो तो देखो 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु है, इसी के आसपास का सन है, ऐसा दिमाग में रख सकते हैं। राजधानी राजगृह, उपनाम कुणिक, अन्य नाम पितृहंता, धर्म बौद्ध। राजगृह में स्तूप बनवाया, प्रथम बौद्ध संगीति हुई। काशी पर हमला, वज्जी पर हमला। वज्जी कहाँ की राजधानी है? वज्जी की ही राजधानी वैशाली है। ये क्या हमला किया है इसी के ऊपर? खैर, वज्जिया ने, इसका मामा घर है, इसका कोसल से भी लड़ाई हुआ है, काशी से भी हुआ है और वज्जी से भी हुआ है। ये बहुत लड़ंका आदमी है, तभी तो अपने बाप को मार दिया है। इसके नवीन हथियार रथ, मुसल और महाशिला कंटक। साम्राज्यवादी था, बिल्कुल था। साम्राज्यवादी मतलब वह आदमी जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। इंपीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। शक्ति संपन्न राजा के राज्य के रूप में मगध का उत्कर्ष अजातशत्रु के काल से माना जाता है, और इसी के शासनकाल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। सब आप पढ़ चुके। इसके बेटे का नाम उदयन, 461 से 445। राजधानी पाटलिपुत्र। उदयन जो है जैन धर्म को अपनाने लगा। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया। यद्यपि नींव किसने रख दी थी? अजातशत्रु ने ही। पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इतिहास में इसे भी पितृहंता कहते हैं। अंतिम शासक नागदशक, 412 ईसा पूर्व। अन्य नाम दर्शक। नागदशक की हत्या करके इसके सेनापति शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब आ गया शिशुनाग। ये कौन है भैया? नागदशक का सेनापति।
शिशुनाग वंश का संस्थापक है, राजधानी वैशाली है। दूसरा शासक कालाशोक, राजधानी फिर से कहाँ आ गया, पाटलिपुत्र। पहले वैशाली, फिर ये पाटलिपुत्र में ले गया। इसका अन्य नाम काकवर्ण। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, और फिर वैशाली से जब ये वापस चला गया, इसका बाप वैशाली में था, द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में हुई। फिर यहाँ से पाटलिपुत्र स्थायी रूप से प्राचीन भारत की राजधानी बना कालाशोक के समय। पहली बार कौन बनाया था राजधानी? उदयन। फिर अंतिम शासक नंदीवर्धन, नंदीवर्धन को मार दिया महापद्मनंद। फिर कौन सा वंश आ गया? नंद वंश। संस्थापक महापद्मनंद, सर्व क्षत्रिय हंता, क्षत्रियों का नाश करने वाला, अनुल्लंघित शासक, एकराट, पृथ्वी का राजा, भार्गव, एक से एक उपाधि है, ऐसी देख लो, जरूरी नहीं है रटते रहना। जिस चीज को पूछा जाता है, कलिंग विजय, अशोक से पहले कौन जीता? कलिंग। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख है, हु वाज कलिंग, हु वाज खारवेल, खारवेल वाज एम्परर ऑफ कलिंग। हाथी गुम्फा क्या है? हाथी गुम्फा इज नेम ऑफ प्लेस, एलिफेंट गुम्फा मत कर लेना, हाथी गुम्फा नेम ऑफ प्लेस। और वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ये वर्णन है कि महापद्मनंद कलिंग पर हमला किया और जिन राज की प्रतिमा को उठाकर ले गया। जैन धर्म का, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था तो वहां पर बड़े प्यार से बता रहे थे कि जैन धर्म कलिंग में था, उड़ीसा में था, वहां जिन राज यानी ऋषभ देव की प्रतिमा थी, जिनको उठा के कौन ले गया था? नंद वंश का राजा महापद्मनंद। यानी इसका भी जैन धर्म में इंटरेस्ट रहा होगा या जो भी किया होगा। फिर द्वितीय शासक कौन है? घनानंद, जिसको मैं छोड़ दिया, देख लो, छोड़ दिया। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, मगध साम्राज्य में सबसे बड़ा सेना रखा। यूनानियों ने इसे अग्रमीज या जैनद्रमीज भी कहा, वैसे बदतमीज था। इसी के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया। ये सब पढ़े थे। अब देखो बच्चों, एक बार और मैं भी दोहरा देता इसको, यदि आप घर में हो फिर दोहरा लेते। अब आपको क्या काम करना रहेगा घर में? जितना हमने दोहराया है, अब इसको बिना देखे लिखना रहेगा, याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, तब ये मजबूती से बैठेगा। अब चूंकि मैं बात दी हूं भैया, हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अब मेरा समय खप रहा है, अब मैं इसी को कहां बताने का प्रयास करूंगा? इंग्लिश मीडियम में। कुछ दिन तक, जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी ना हो जाए, फिर आप नहीं भी करोगे ऐसा तो मैं क्या कर सकता हूं? कल जो फाइल निकाले थे इंटरनल मेमोरी में था यार, है ना, देखते हैं उसको, जल्दी होगा। और इंटरनल मेमोरी में वो मेरी फाइल में था ना, थोड़ा सा बस याद दिलाना रहता है। इसमें जाऊं, और इसमें हिस्ट्री में ही था, प्रतियुक्त दर्पण सोशियोलॉजी, ये हिस्ट्री इसमें है शायद, है ना, ये होगा हिस्ट्री बरनवाल, इसको देखते हैं, है ना। बरनवाल में हम एक बार और, एक बुक और हम पढ़ डाल रहे हैं, ऐसा है 1+1। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी थ्योरी में लिख रहा है, ये बुक एनसीईआरटी जिस्ट है, हमारी बुक भी एनसीईआरटी का ही जिस्ट है। कौन सा पेज में है देखते हैं। अब इसमें कौन से पेज में पढ़ना है हमको? जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद है महाजनपद, महाजनपद में मगध किंगडम, पेज नंबर 54। महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, ये पहले पेज नंबर 8, 9, पेज नंबर 12, पेज नंबर 18, पेज नंबर 21, 24, 30, 54 तक जाना है। मगध वहीं पर है ना, देखो तो इंग्लिश मीडियम में भी 54 में ही होगा। ये आ गया 54, पहले उसको आने तो दो। यहां से इसको अपन ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं, इसके बाद आएगा बुद्धिस्ट काउंसिल, फिर जैन है, फिर यह है महाजनपद। क्लिक करके देखें, नहीं हो रहा, चलो बैक करके देखते हैं। हड़प्पा आ गया क्या भाई, वो वहां पे उसका, हाँ एक है बिंदु से आप वहां तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। देखो हाँ, उसको कर्सर देख, रोको रोको, पहले देख के कहां तक आया देख लो। 86 में आ गया, ऊपर चलो एकदम रिलैक्स होके।
और ऊपर चलो, सतीत और ऊपर करो, देखो अब कहाँ पे आए हैं, साउथ, और ऊपर चलो, पहले रुको, नालंदा पहले बाद में आएगा, थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पर चलते हैं, चलो मेरे पास छोड़ दो। मौर्य, मौर्यों के पहले की बात है। कल से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मौर्यों के पास, अशोक वगैरह ये सब। आपको जो भी मैं नोट्स वो करा रहा हूं वो आप इसको देखें, नोट्स की क्वालिटी से आप समझ जाएंगे कि आपको जितनी अच्छी चीजें हम दे सकते हैं, देने का क्या कर रहे हैं। हाँ 62 है, आ जाएगा आ जाएगा। 54 ना जा तो रहे, 66 पे आए हैं, अभी 60 पे आए हैं। थकाता है ये सब। पेज नंबर 58। आ गया बिंबिसार। चलिए पहला, हर्यंक डायनेस्टी। हम हिंदी में बैठ जाइएगा, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हर्यक वंश। इसमें क्या लिखा है इंग्लिश में, हर्यंक डायनेस्टी। ईयर मैच कर ले, 514 से 545 से 412, ठीक है। आपको दोबारा एक बार पढ़ाया जा रहा है। राजगिर वाज द कैपिटल ऑफ मगध। पहली राजधानी क्या थी बोल रहा है, राजगिर, अकॉर्डिंग टू, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, पहली राजधानी गिरिव्रज। गिरिव्रज के बाद कहां जाती है राजधानी, राजगिर। अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज पिलग्रिम, बिंबिसारा फाउंडेड दिस डायनेस्टी एट द फुट हिल्स लाइंग नॉर्थ ऑफ राजगिर। राजगिरी के उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र में बिंबिसार ने इस डायनेस्टी की नींव रखी, और ये उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र गिरिव्रज था। गिरिव्रज से फिर राजधानी कहां पहुंची, राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र। Two main rulers of this dynasty who followed policy of conquest and aggression were बिंबिसारा and अजातशत्रु। दो लोग थे इस वंश में जो मुख्य लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, पहले बिंबिसार, फिर उससे ज्यादा बड़ा लड़का अजातशत्रु। बिंबिसार एक्वायर्ड अंग एंड प्लेस्ड इट अंडर द वायसराय, यानी इसका वायसराय बना दिया था वो अजातशत्रु को, अपने बेटे को, और अजातशत्रु को कहां भेज दिया था, चंपा। थोड़ी देर पहले आप अंडरलाइन करके हटे हो, बिंबिसार ने अंग देश पर हमला किया और चंपा को जीता। बिंबिसार ने मैत्री कहां से की, अवंती से। बिंबिसार ने हमला कहां पर किया, अंग देश पर। अंग देश की राजधानी कहां थी, चंपा। और किसको हराया, अंग देश के राजा, नाम नहीं मिल रहा है। अब राजा को हराने के बाद अपने बेटे को वहां राजा बनाकर रखा। राजा नहीं कहलाया, क्या कहलाया, वायसराय। वायसराय का मतलब होता है राज्यपाल। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। एंड वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी, और वो पहला राजा है जिसके पास बड़ी सेना थी। ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय मेंटेनिंग मैट्रिमोनियल अलायंसेस। उसने अपनी स्थिति को विवाह संबंधों के माध्यम से भी मजबूत किया। सारी चीजें इंग्लिश में है, बस हमारी बुक में क्या है, टू द पॉइंट कर दिया गया है। इसको भी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे फॉलो कर सकते हैं। बिंबिसारा वाइफ्स, कितना रटोगे, कोसला देवी, नाम में कोसला है, मतलब कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन है। डॉटर ऑफ किंग कोसला एंड सिस्टर ऑफ प्रसेनजित। दूसरा चेलना, चेलना छेलना, लिच्छवी प्रिंसेस फ्रॉम वैशाली who gave birth to अजातशत्रु, who was the mother of अजातशत्रु, चेलना। और जो कोसला है अजातशत्रु की सौतेली माँ है, और जो कौशल नरेश प्रसेनजित है वो अजातशत्रु का सौतेला मामा है, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। इसीलिए अब बार बार पढ़ने में ऐसी बैठ जाता है। बिंबिसार की 3 पत्नी, ऐसी याद हो गया। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, कौशल नरेश कौशल देव की बेटी कोसला, प्रसेनजित की बहन। लिच्छवी राजकुमारी छेलना, चेटक से उसका संबंध है। और वो चेलना जो है किसको जन्म दी, अजातशत्रु, वैशाली से थी। लिच्छवी लोग कहाँ रहते थे, वैशाली। भारत का सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली। और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा। क्या गिर गया देखो,
बेग है ना, ऐसा गिरा कि विस्फोट हो गया। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, पंजाब। कश्मीर के बाद पंजाब को बिलोंग करता था बेसिकली पंजाब। बोल रिपब्लिक। व्हेन उज्जैन किंग चंड प्रद्योत, ये चंदा लखरा होगा ना, इंग्लिश मीडियम से डायरेक्ट पढ़ोगे तो नहीं क्लियर होता। चंड प्रद्योत हिंदी शब्द है, चंड बदमाश। When Ujjaini king Chand Pradyot was suffering from jaundice, then at the Avanti king's request, Bimbisara sent the royal physician Jivka to Ujjain. Same to same. कहानी सुनोगे सब समझ में आएगा। अपने राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने उज्जैन भेजा। मगध became the dominant empire in the 6th century BC because of conquest of diplomatic relations of Bimbisara with other neighboring kingdoms. The Gandhar ruler of Takshashila Pukusti sent an embassy to Bimbisara. तक्षशिला से एक राजदूत आया था, पूछा नहीं जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंबिसारा एट द हैंड ऑफ हिज सन, बिंबिसार की अपने पिता के हाथों मृत्यु के बाद, अपने पुत्र के हाथों मृत्यु के बाद अजातशत्रु जो है कौशल नरेश का मगध का क्या बना? राजा। कोसला डाइड ऑफ ग्रीफ, बिंबिसार मर गया, एक पत्नी इस दुख में खत्म हो गई। कौन थी? कोसला। causing King Prasenjit to revoke the gift of Kasi, triggering a war between Kosala and Magad. प्रसेनजीत नाराज हो गया, मेरी बहन मर गई करके। कौन मर गई? कोसला। उसने काशी को वापस ले लिया। काशी को उसने दहेज में दिया था एक प्रकार से, और ज्यादा स्टोरी पढ़ोगे तो। काशी वापस ले लिया और अपना सेना लेके अपने भांचा के ऊपर, सौतेले भांचा के ऊपर हमला कर दिया। बहुत बदमाश आदमी इसने अजातशत्रु। लेकिन अजातशत्रु बदमाश होने के साथ साथ शक्तिशाली भी था। वो हारता नहीं है, अपने सौतेले मामा को हराता है। अजातशत्रु was trapped by ambush and captured with his army. अजातशत्रु अपने आर्मी से मतलब आर्मी के साथ घिर गया था। एम्बुश लगा के कौन घेर लिया था उसको? उसका मामा। आफ्टर ए लॉन्ग वार अजातशत्रु सक्सीडेड इन डिफीटिंग प्रसेनजीत। भले प्रसेनजीत घेरा, एम्बुश लगाना समझते हो ना, नक्सली लोग एम्बुश लगाते हैं, एनसीसी में एम्बुश लगाना सिखाते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी। तो ज्यादा इतना कंझट करने की जरूरत नहीं है। प्रसेनजीत ने हमला किया, किसके ऊपर हमला किया? अजातशत्रु के ऊपर, लेकिन अजातशत्रु ही जीता। तो सुनाऊं कि छोड़ दूं? सुनाऊं? ठीक। बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अजातशत्रु। बुद्ध, हाँ आगे क्या लिखा है देखो तो, क्या पढ़ देते हैं पूरा। रुको ना। अजातशत्रु was trapped by ambush and captured with his army. After a long war, Ajatashatru succeeded in defeating Prasenjit by manipulating his minister, Digrah Acharya. In peace treaty, Kasi was restored to Magad and Ajatashatru married Prasenjit's daughter Vajira. प्रसेनजीत की बेटी से अजातशत्रु की शादी हो जाती। लड़े झगड़े, फिर अंतिम में लड़ाई झगड़े में कुछ मिला नहीं, फिर से शादी ब्याह कर लिए। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की बेटी से शादी की है, वजीरा करके नाम है उसका। और प्रसेनजीत की बहन से शादी कौन किया था? बिंबिसार। अवंती से दोस्ती कौन किया था? बिंबिसार। जरूरत से ज्यादा फेक्ट हो जाएगा है ना, तो बोझा हो जाता है दिमाग पे। इसलिए पहले ये बुक ये याद हो जाए तो ये बुक बूस्टर डोज। और यही याद नहीं है, लंद फंद ज्यादा पढ़ोगे। बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अजातशत्रु। बुद्धा नहीं है, क्या लिखा है? बुद्धा। बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अजातशत्रु। गौतम बुद्ध की अजातशत्रु के शासनकाल में मौत हुई। एंड ही पेट्रोनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और उसने पहली बौद्ध सभा को संरक्षण दिया। इट अपियर्स दैट Ajatashatru sent his minister Vaskar, who worked for 3 years to undermine the unity of Lichvis at वैशाली। यहाँ पर एक प्यारी कहानी है। वैशालियों से भी अजातशत्रु का संघर्ष होता है। अजातशत्रु वैशालियों को नहीं हरा पाता,
तो गौतम बुद्ध सजेशन देते हैं, मरने से पहले की घटना है गौतम बुद्ध के, कि वैशालियों की एकता को भंग किया जाए, लिच्छवियों की एकता को भंग किया जाए। वो लोग आपस में बहुत एकता से रहते हैं, इसलिए अपने मंत्री वत्सकार को वो लिच्छवियों की एकता को भंग करने के लिए भेजा रहता है, और वो वैशाली को जीतता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। जैन टेक्स्ट टेल हाउ अजातशत्रु यूज्ड 2 न्यू weapons इन हिज कैंपेन्स। वो 2 नए हथियारों को लाया, ये कौन बताता है? जैन ग्रंथ बताते हैं। एक है केटापुल्ट, जिसको हम गुलेल कहते हैं, उसी को लिखा है महाशिला कंटक। तो वो बहुत बड़ा गुलेल जैसा था, लेकिन उसमें छोटा पत्थर नहीं रहेगा, बड़ा पत्थर लगाएंगे जिसमें कांटे लगे रहेंगे, तो महाशिला कंटक। इसको लिख दिया है अंग्रेजी में केटापुल्ट। एंड कवर्ड चैरियट, रथ मूसल, जो भी लिख दिया है, समझाने का बेचारा प्रयास किया है अंग्रेजी में। Udyan was the son of Ajasatru. He built the fort upon the confluence of river Ganga and Son at Patna. He transferred his capital from Rajgriha to Patliputra. He was succeeded by Anuruddha, Munda and Nagdasak. और भी छोटे छोटे राजा हैं, एक का नाम अनिरुद्ध है, एक का नाम मुंडा है, दुनिया भर की बातें हैं। पहले भैया बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये खीर पूड़ी रबड़ी जलेबी समोसा है, इसको याद करो। फिर बाद में टमाटर चटनी झोझो उसको खोजना। अंतिम राजा का नाम नागदशक। नागदशक के बाद शिशुनाग। ही वॉज अर्लियर वायसराय और अमात्या और हाई रैंकिंग ऑफिसर ऑफ वाराणसी। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू वैशाली टेम्परली। वैशाली ले गया। कौन ले गया था वैशाली? शिशुनाग। The most important achievement of Shishunag was defeating the प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती। देखो अवंती नरेश प्रद्योत बहुत पावरफुल था, याद आ रहा है ना? बिंबिसार किसे भेजा था वहां? अपने राजवैद्य जीवक को। बिंबिसार जैसा शक्तिशाली राजा, अजातशत्रु जैसा राजा अवंती नरेश प्रद्योत को नहीं हरा पाए थे। ये फैक्ट मुझसे छूट गया, हमारी बुक से छूट गया है, इसको पूछा जाता है। अवंती को जीतने का साहसिक काम शिशुनाग ने किया था। जहां कोई नहीं गया, वो प्रद्योत के ऊपर हमला कर दिया। अब तक प्रद्योत बूढ़ा हो गया रहा होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनागा वाज डिफीटिंग द प्रद्योत डायनेस्टी। प्रद्योत डायनेस्टी बोल रहा है, प्रद्योत के वंश का दूसरा राजा भी हो सकता है। कुल मिला के अवंती को किसने जीता? यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। अवंती को शिशुनाग ने जीता है। अंग को किसने जीता? अंग को बिंबिसार ने जीता है। ये मिक्स होने लगता है, महाजनपद नहीं मिक्स। यदि आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं आपका स्वागत है, पर मेहनत बढ़ानी पड़ती है, बार बार दिमाग में दौड़ाना पड़ता है। कितने महाजनपद थे? 16। अंग देश की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली। याद नहीं आ रहा है कुंवर? पीटूंगा मैं तेरे को, रट क्या? चेहरा देख के मैं समझ जाता हूं। अंग देश की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली। देख आगे पूछ रहा हूं, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। गौतम बुद्ध जहां मरे हैं कुशीनगर। मल्ल महाजनपद की राजधानी। चेदी की राजधानी ग्रीन गुलाबी शर्ट, चेक शर्ट, तेरे को याद नहीं है ना? हाँ हाँ, कब तक ऐसा करेगा? कल याद करेगा? मैं पीछे सिंधु वैदिक गया, अब नहीं याद कर पाए तो 16 महाजनपद रटोगे, ये पूरा हर्यक वंश रटोगे, इसीलिए कॉपी में लिख के लाओगे बोलते हैं, ताकि तुम उसके साथ 2 घंटा घर में बैठो। बचपन में कितना होमवर्क किए हो तो आज इस लायक बने हो। अब क्यों नालायक बनना चाहते हो? तुम ही रोज होमवर्क करते थे, याद है? मम्मी बाजू में बैठती थी, पापा बाजू में बैठते थे, ट्यूशन तुम्हारे लिए कराते थे, राजा बेटे थे, तुमसे बड़ी उम्मीद थी। अब तुमसे उम्मीद छोड़ दिए हैं तुम्हारे घर वाले, जाओ पढ़ो, नौकरी पाना है तो पाओ, और अब तुम बिगड़ो मत। संयोग से आप प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान में आए हो, इसलिए बड़े संस्थान है कि तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, गार्जियन की भूमिका भी निभाते हैं। हमको ठगो मत,
हमारा क्या करो सामना, डरो मत। तुम जितना हौसला रखोगे मजा आएगा। ये नया चीज कैसे याद होगा? अवंती को कौन जीता? शिशुनाग। अंग को कौन जीता? बिंबिसार। पहले अंग को जानो, अंग की राजधानी चंपा, अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मति, उज्जैन और माहिष्मति। प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। उसके इलाज के लिए किसने मदद की? बिंबिसार। और उस पर हमला किसने किया? शिशुनाग। कालाशोक, he was known as Kakvarna according to the Puranas. He shifted his capital from Vaisali to Patliputra. Second Buddhist council was held during his reign at Vaisali in 383 BC. He was killed by the founder of Nanda dynasty, Mahapadmananda. Then after Nanda dynasty, first known Kshatriya dynasty, कुछ लोग नंद को क्षत्रिय डायनेस्टी कहते हैं, they ruled during the 4th century BC in North India, who maintained huge army like 2 lakhs infantry, 60,000 cavalry and 3,000 to 6, इसको रटने मत बैठ जाना, 6,000 war elephants, and effective taxation system was followed. They overthrew Kalasoka in the eastern India. अब उसमें महापद्मनंद आता है। अब इन चीजों को मैं आपको सब बता चुका हूं। उसके बाद फिर कौन आएगा? घनानंद आएगा। और घनानंद के बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा? मौर्यंस एम्पायर। तो यहां पर से हम सिकंदर का हमला, फिर घनानंद से, ये सब घटनाओं को हम कब पढ़ेंगे? कल के क्लास में। उम्मीद करूं पढ़ के आओगे। इससे और कुछ बेहतर पर्याप्त मैं आपको मेहनत करके दे रहा हूं। आप ठगोगे तो नहीं ना? पक्का? देखते हैं। कल आपसे मेरा आखिरी बातचीत होगा। इसके बाद यदि आप काम करके नहीं आओगे तो मैं फिर चुपचाप पढ़ाऊंगा, फिर आपको बोलना बंद कर दिया जाएगा। ये पेन किसका है? रख भाई। चलो अब नेक्स्ट पीरियड आपका मिथिलेश सर लेंगे।